सके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। वेरी गुड इवनिंग। शैलेश, अंकुश, संदीप, भावना, भानु, खुशू, मयंक, धीरज, मिस्टर आइडियल, अभिषेक, महावेश, रितु, शिंदे, धीरज, मोहित, मुकेश, विकास, सुधीर, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आज के हमारे इस सेशन के अंदर जैसा हमने आपसे कमिटमेंट किया था उसी के आधार पर चल रहा है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य किस प्रकार से आपस में कार्य करते हैं, या फिर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो संघीय प्रणाली है यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से केंद्र की तरफ झुकी हुई है, या केंद्र किस प्रकार से राज्यों के निर्णयों के ऊपर बैठता है। ये सारी चर्चाएं पर चल रही हैं, तो हम उन्हीं का अध्ययन इसके केस में कर रहे हैं। ठीक है, नितेश के पास बुक पहुंच गई है, बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। जिनके पास भी बुक पहुंच गई है ये शानदार बात है। हाँ जी, इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब केंद्र और राज्य के संबंधों की बात हो तो कब केंद्र का पलड़ा भारी होता है और किस तरह से भारत का केंद्र इतना सशक्त है कि राज्य चाहकर के भी कुछ नहीं कर पाता। इसी चैप्टर को समझाने के लिए कल हमने आप लोगों के सामने केंद्र राज्य संबंधों का पार्ट 1 पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से भारत के अंदर जो केंद्र और राज्य के संबंध है उनकी व्याख्याओं में हमने विधायी संबंध, जिसे हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस है, उनके बारे में बात करी। इसके बाद में दूसरी जो चीज हम लोगों ने पढ़ी वो पढ़नी है विशेष रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव्स के अंदर हमको पढ़ना है कि असल में किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देकर के हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और तीसरे केंद्र और राज्य के संबंधों में हम लोग जानना कोशिश करेंगे आज वित्तीय संबंध, कि केंद्र और राज्यों के बीच में किस किस प्रकार से फाइनेंशियल रिलेशंस रहते हैं। ये तीनों ही पैमाने पर हमने जानकारी प्राप्त करी। कल मैंने आपको विधायी प्रक्रिया पूरी समझा दी, मैंने समझाने की कोशिश की। कल की फ्री स्पेशल क्लास में मैंने आपको बताया था कि कब केंद्र के कानून राज्य के कानूनों पर सुप्रीमेसी रखते हैं। मैंने आपको बताया था अनुसूची 7 के अंदर कितने विषय लिखे हुए हैं, शेड्यूल 7 के अंदर केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है। फिर मैंने आपको कल ये भी पढ़ाया था कि समवर्ती सूची के केस में किसका कानून माना जाता है। फिर मैंने आपको एक सवाल का आंसर ये भी कराया था कि क्या केंद्र चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर यानी स्टेट लिस्ट के जो विषय हैं जो 61 है उनके ऊपर कानून बना सकता है। तो मैंने आपको ऐसे 5 कारण बताए थे जिसके आधार पर मैंने ये बताया था कि कब कब केंद्र जो है वो राज्य की सूची के ऊपर कार्य कर सकता है या फिर उन पर कानून बना सकता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाने का काम किया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें याद होंगी। एक बार थम्स अप करके मुझे बता दीजिए और साथ में ये भी बता दीजिए कि क्या मैं आप सभी साथियों को प्रॉपर तरीके से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं। पोल में भी पार्टिसिपेट करके मुझे बता दीजिए। कुछ लोगों को सुनने करने में दिक्कत आ रही है, शायद वो इसीलिए 7% लोग ऐसे हैं जिन्हें दिक्कत आ रही है। तो इंटरनेट खत्म हो चुका है शाम तक, इसलिए ऐसी दिक्कतें आती हैं, है ना? हाँ जी, क्लियर? बढ़े हम आगे। स्वाति, वेरी गुड। डाटा फिनिश होने के बाद में बफरिंग आती है और वो फटता जो बिल है वो हमारे ऊपर है कि साहब आपकी क्लास में बफरिंग आ रही है। हमारी तरफ से बफरिंग अगर आती है तो हम स्वतः ही आपको बता चुके होते हैं कि भाई इन इन कारणों से दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं मेरी तरफ से अगर दिक्कत आएगी तो मैं खुद ही बता दूंगा कि हाँ भाई दिक्कत आ रही है। अच्छा, इसके अलावा विज्ञापन वाले पार्ट में जान लीजिए, अंकित 10 से जो आप लोगों को 10% ऑफ मिलता है वो वर्तमान टाइम पर 20% चल रहा है। ये 16 तारीख से बढ़ा करके 19 तारीख तक कर दिया गया है। 19 तारीख तक, क्योंकि 15 तारीख को लेट नाइट ये ऑफर आया था। अब जब लाइट नाइट ऑफर आया तो बहुत सारे बच्चों की जो प्रोसेसिंग है, जो लोन की प्रक्रिया है वो अटक गई थी।
तो ऐसी स्थिति में फिर इसको बढ़ा करके 19 तारीख कर दिया गया है। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो कोऑर्डिनेट कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमसे कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस नाम से मुझे सर्च मार सकते हैं, ठीक है ना। इसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, आप वहां से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑफर वैलिड है, यूपीएससी का कॉम्बिनेशन जो आपको मिल रहा है ये 45,000 का रुपए में मिल रहा है। इसके साथ साथ हाँ, एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, 27 फरवरी को कॉम्बैट है, सभी लोग जरूर दें। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में पहले से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम पर्सनल मेंटरशिप आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं साथियों आज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधों के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है? आर्टिकल 256 से लेके 263 के बीच में पार्ट 11 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के मध्य में आर्टिकल नंबर 256 से लेके 263 के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात की गई है। कुछ अगर याद आ रहा हो तो 263 नंबर आर्टिकल, 262 नंबर आर्टिकल कुछ याद आ जाए तो जरूर बताइएगा, किन के बारे में बात करते थे, ठीक है ना। हाँ, खुशी मैनेज करने से हो जाता है ना। हर चीज लाइफ में मैनेज करना अगर हम सीख जाएंगे तो मैनेज हो जाता है बेटा। बिल्कुल अभी कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, तो इंटर स्टेट, मैंने आपको याद है कुछ दिनों पहले क्वेश्चंस कराए थे, तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताया था, वाटर डिस्प्यूट के बारे में बताया था। अगर सब कुछ याद हो आपको तो उसी आधार पर अब चलिए हम आपके साथ चर्चा करते हैं किस प्रकार से सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधों को मैटर किया जाता है। चलिए, तो सबसे पहली बात जो सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर हमने आपको बताई कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कौन से नंबर आर्टिकल से लेके कहां तक हैं, तो आपको पता चल गया कि 263 तक हैं। जब बात की जाए लेजिस्लेटिव रिलेशंस की तो 200 लेजिस्लेटिव रिलेशंस शुरू होते हैं 245 से लेकर के 255 नंबर आर्टिकल के बीच, 245 से 255 के बीच में 10 मतलब आर्टिकल्स हैं पार्ट 11 के अंदर, जिसमें आर्टिकल नंबर 246 है जो ये कहता है कि शेड्यूल 7 के अंदर जो विषयों का बंटवारा है वो केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में होता है। ये 246 के अंदर ये बात बताई गई है। जब 255 के बाद हम 256 पर लैंड करते हैं, 256 पर हम लैंड करते हैं, वहां से लेकर 263 तक हम एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधों के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से राज्यों के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस मेंटेन होते हैं, ठीक है। चलिए, अब एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधों की अगर बात हो तो हम सबसे पहले जानना यह चाहेंगे कि सर एक बात बताइए कि केंद्र और राज्यों के संबंध किस आधार पर डिस्कस किए जाते हैं। पहला सवाल बनता है और उसको हम उसी तर्ज पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। सर मान लीजिए कि कभी केंद्र सरकार के द्वारा कोई एग्जीक्यूटिव आदेश राज्य को दिया गया और राज्य उसको पूरी तरह से पालना नहीं कर पाया। मान लीजिए कि लॉ मेड बाय पार्लियामेंट है लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, या फिर ये समझिए कि अगर कोई डायरेक्शन दिया गया है केंद्र के द्वारा तो ऐसी स्थिति में राज्य जो है वो उनकी पालना नहीं कर पाया, तो क्या कोई प्रावधान है क्या जिसके आधार पर राज्य को पनिशमेंट दिया जा सके। तो हम इसको पढ़ कैसे रहे हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, इसके बारे में अब आपको जानना चाहिए। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। अच्छा एक बात हम बताएं आपको, आज सुबह आप लोगों ने मेरे RNA यानी रियल न्यूज एंड एनालिसिस के अंदर अगर याद हो तो रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन एक शब्द सुना था और उसी से संबंधित मैं आपको यह बात सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। सुना था, सुनने में थोड़ा बोरिंग सा था, मतलब एक बार में पहली बार सुन रहे थे तो सुन के ऐसा लग रहा था कि ये RPO होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि सोलर एनर्जी का जो कॉर्पोरेशन है, मतलब SECI जो है, एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सोलर एनर्जी को लेकर के वो इंडिया भर के अंदर हर राज्य से कहता है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज करे, उसके लिए उसकी कुछ प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई थी, याद है, ऑब्लिगेशन, यानी कि मानना पड़ेगा। जैसे कि एक तरह से ऐसे समझिए, मुझे अगर कोई मेरा सीनियर आदेश दे कि साहब आपको ये काम करना है तो आई एम बाउंड टू डू दैट। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। अंग्रेजी में ये ऑब्लाइज करना है। हमको ऐसा लगता है कि फीलिंग वेरी मच ऑब्लाइज्ड, हम एक शब्द बोलते हैं, हमें लगता है कि आपने हम पर एहसान किया है, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है, वो आपका कर्तव्य है जो आपको करना था। तो राज्य के लिए क्या कोई ऑब्लिगेशन है क्या राज्य को केंद्र के आदेश मानना? ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट क्या है? तो आंसर है, भारत के संविधान के अंदर
आर्टिकल नंबर 365 कहता है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके ग्राउंड के ऊपर 356 एक्टिवेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो आर्टिकल का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगा। 365 जब बाधित होता है तो 356 एक्टिवेट होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? केंद्र के द्वारा राज्य से कहा जाता है, क्या कहा जाता है 365 के अंदर, कि आपको जो भी डायरेक्शंस दी जाएं आप उन्हें फुलफिल करेंगे। आर्टिकल 365 के अंदर क्या कहा जाता है? एनी डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर द प्रेसिडेंट कैन होल्ड दैट ए सिचुएशन हैज अराइजन इन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यदि केंद्र राज्य को इस तरह से करता हुआ पाता है कि यार ये हमारे दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। ध्यान रखिए, मैंने इसी आधार पर आपको रिसेंटली केंद्र राज्य संबंधों के इसी पहलू के आधार पर मेरा एक थंबनेल है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाई गई एक क्लास है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और मैंने पढ़ाया था हाल ही में कि क्या पंजाब में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। मैंने ये करके आपको एक न्यूज पढ़ाई थी। फिर मैंने आपको वेस्ट बंगाल के अंदर जगदीप धनखड़ वाला केस पढ़ाया था कि भाई ये, यानी कि आप जब भी केंद्र और राज्य का संबंध बिगड़ते देखें, समझिए ध्यान से, अगर आप जब भी केंद्र और राज्य का संबंध बिगड़ते देखें, तुरंत समझ जाइए कि इसके उपयोग के कारण इसको एक्टिवेट करने की बातें हो रही हैं। अभी तो आप केवल मुझसे केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हो, इसके बाद में केंद्र राज्य संबंधों को अच्छा कैसे रखा जाए, यानी भारत की जो संघीय संरचना है इसको मजबूत कैसे रखा जाए, इसके लिए तमाम प्रकार के जो आयोग बिठाए गए हैं, विशेष रूप से सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, जिनकी रिकमेंडेशंस पूछी जाती है। जैसे आप सबको मालूम है कि आए दिन भारत की राजनीति के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है वो ये है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जब ये दोनों अलग अलग पार्टी से होती हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच में कोई ना कोई टसल रह जाती है। केंद्र अपने द्वारा राज्य को अपने अनुरूप कार्य करते हुए देखना चाहता है, वहीं राज्य चाहता है कि वो केंद्र के आदेशों की अवहेलना करे। तो ये समझिए कि भारतीय राजनीति में आए दिन आपको ये किस्से कहानी सुनने को मिलते हैं। आज से नहीं हो रहा है ये, जब से आप पढ़ रहे हैं तब से नहीं, जब से भारत बना है तब से ऐसा हो रहा है। पहले तो इतना तक हुआ करता था कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन केंद्र में होता था, प्रत्येक राज्य की सरकारें गिरा दी जाती थी, केंद्र के अनुरूप ही राज्यों में सरकार बनेगी। ऐसा तक भी हुआ है जब जनता दल सरकार आई, या फिर उसके 1976 के अंदर जनता पार्टी सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, लगातार ऐसा हुआ, सरकारें गिरा दी गई, राज्यों की सरकार, फिर से राज्यों में चुनाव करवाए गए कि नहीं, अब जब केंद्र में ये सरकार है तो राज्यों में भी सरकार होनी चाहिए। यानी केंद्र राज्यों का संबंध जो है ये बहुत ही हीटेड टॉपिक रहा है। उसके बाद में लंबी सालों तक ये चलता रहा, कईयों सालों तक, कि केंद्र में जो सरकार है वो आते ही पुराने वाले गवर्नर्स की छुट्टी करना और उसके स्थान पर नए गवर्नर बिठाना। हम लोग समझिए कि अभी ताजा ताजा इंडियन पॉलिटी समझने लगे हैं, तो हमें यही दो मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। भारत में पहले ऐसे मुद्दे बड़ी संख्या में दिखाई पड़ते थे केंद्र और राज्यों के बीच में डिस्प्यूट के। तो ऐसी स्थिति में इनके संबंधों को किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए, इसके लिए भारत में तमाम प्रकार के आयोग बुलाए गए, जिनमें से सरकारिया आयोग का आना, पुंछी आयोग का आना, ये सब प्रमुख आयोग हैं जो भारत में समय समय पर बुलाए जाते रहे हैं। ठीक है ना, आयोग बुलाए जाते रहे हैं से मतलब है कि इनको बिठाया गया और पूछा गया कि इन दोनों के बीच में हार्मोनी कैसे स्थापित की जाए। यानी कि ये संघीय संरचना जो है ये कह तो देते हैं हम, लेकिन देख करके लगता नहीं है कि भारत वाकई में एक यूनिट है। हमें ऐसा लगता, मतलब हमें लगता नहीं है कि भारत सही मायने में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, एक बार शब्द समझ के देखिए, कुछ बच्चों को हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहता है। एक शब्द यूज किया जाता है फेडरल, और एक शब्द यूज किया जाता है यूनिटरी, यूनिलेटरल, है ना। इन दोनों के अंदर अंतर क्या है साथियों? जब फेडरल शब्द यूज किया जाता है तो यूनिटरी और फेडरल में अंतर क्या है पहले समझ लीजिए। फेडरल का मतलब यह होता है कि भारत को देखने वाला व्यक्ति जब भी देखे तो यह समझे कि भारत में राज्यों की भी इज्जत है। अब आप पूछेंगे राज्यों की इज्जत क्या मतलब, भारत में क्या राजस्थान की कोई इज्जत नहीं है, यूपी की कोई इज्जत नहीं है, पंजाब की कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे भाई, समझने का अर्थ ये है
कि भारत के संविधान को देख करके जब आपको ये लगे कि राज्य जो है वो इंडिपेंडेंट है लाइक यूएसए, मतलब ये यूएसए में आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यूएसए के अंदर तो कुछ कानून तक अमेरिका के कानूनों से अलग है। अमेरिका के कानूनों से अलग कानून, गन रखने का कानून, वोट देने का अधिकार, यानी राज्य जो है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करते हैं। अमेरिका के जो राज्य हैं 50 राज्य, अपने देश में तो एकात्मक कानून व्यवस्था है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो एंड तक वैलिड है, गांव तक चलेगा वो। लेकिन अमेरिका के अंदर राज्यों में कानूनों तक में अंतर है। साथ में जो हमारे यहां पर चुनाव की व्यवस्था है, वहां पर चुनाव की व्यवस्थाओं में अंतर है। हर राज्य अपने हिसाब से तरीके अपनाता है। तो इसका मतलब क्या है? वहां लगता है कि राज्य होना अपने आप में एक पावरफुल यूनिट है। लेकिन जब बात की जाती है इंडिया की, तो इंडिया को देख करके समहाउ ऐसा लगता है कि कहने के लिए तो भारत में 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन सब कुछ सेंटर से ही डिसाइड होता है। जैसे यहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो भाई साहब उसको सबको मानना होगा। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने अपने द्वारा तारीखें डिसाइड कर दी, सबको माननी होंगी। यहां पर अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर लोग नियुक्त कर दिए, सबको नौकरी पर रखना होगा। यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र ने कर दी, हर राज्य को मानना पड़ेगा। यहां पर जो है जीएसटी का गठन कर दिया, फाइनेंशियल कमीशन बना दिया, वो अपने हिसाब से बताएगा कि 42% देना है कि 41.5% देना है, ये खुद ही डिसाइड करेगा। कहने का मतलब ये हर केस में केंद्र की तरफ से राज्यों तक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। यानी कि जब भी कोई फैक्ट मैं आपको पढ़ाऊं, अब जैसे मैं आपसे यह कहता हूं कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, अब मैं आपसे यह कहता हूं कि इंडिया के अंदर एक बहुत शानदार सवाल पूछता हूं, बताइए भारत में सिंगल सिटीजनशिप होना किस चीज को समझाता है? कि भारत जो है वो फेडरल कैरेक्टर का व्यक्ति है या फिर यूनिटरी कैरेक्टर का व्यक्ति है? क्या लगता है आपको? मतलब अगर मैं फेडरल पूछता हूं तो ए दबाएं, और यूनिटरी पूछता हूं तो बी दबाएं, और दोनों का शाब्दिक अर्थ पकड़ के चलें। मैं कहता हूं इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, तो यह फीचर भारत का कैसा फीचर है? ए अगर फेडरल लगता है, बी अगर यूनिटरी लगता है, बताइए कैसा फीचर लगता है आपको? बहुत बढ़िया। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस लाइन को एक ही बार में समझ गए, लेकिन कुछ हमारी क्लास में कार्टून भी उपस्थित हैं जो कि पोगो खेलने आए हैं, बटन दबा दबा के देख रहे हैं, जो सी वाले और डी वाले आंसर भी दे रहे हैं, है ना? आप लोग धन्य हैं। आप अपनी विरासत को बचाए रखें, कुछ राजनेताओं के बाद आप ही का नाम लिया जाएगा। कहने का अर्थ यह है, तो कहने का अर्थ अब और थोड़ा स्पष्ट समझिए कि जब मैं बोलता हूं भारत में एक ही नागरिकता है और विदेश से कोई व्यक्ति इंडिया आता है, विदेश में वो व्यक्ति कह रहा था कि मैं तो राजस्थानी हूं, तो भाई आपके पास क्या पहचान है कि आप राजस्थानी हैं? बोले मैं राजस्थानी हूं क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूं। ये तो कोई बात नहीं हुई। हमारे यहां पर भी लोग रहते हैं, कोई न्यूयॉर्क में रहता है, कोई वाशिंगटन में रहता है, लेकिन उनके पास उस जगह की कोई स्पष्ट पहचान है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यह है कि ये जो फीचर है सिंगल सिटीजनशिप, ये दर्शाता है कि भारत के अंदर यूनिटरी फीचर यानी एकात्मक होने का नेचर है। चलिए मैं आपसे फिर पूछता हूं, हमारे यहां पर विषयों में, चलिए ऐसे पूछता हूं, जुडिशियरी जो है ना वो एकीकृत जुडिशियरी है, यूनिटरी फीचर के अंदर। मैं सॉरी माफी जा रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि हमारे यहां पर जो जुडिशियरी है वो एकीकृत जुडिशियरी है, यूनिफाइड जुडिशियरी है। ये कैसा फीचर है? फेडरल फीचर है या फिर यूनिटरी फीचर है? मतलब ऊपर से जो कह दिया वो आदेश नीचे तक वैलिड है। यूनिटरी फीचर है। इससे हमको ये पता ही नहीं चलता कि साहब हमारे यहां पर किसके लिए क्या है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे यहां पर जो विषय है ना, जो स्टेट लिस्ट के अंदर या फिर सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट डाल रखे हैं, वो क्या दर्शाते हैं? मतलब किस चीज का तरफ इशारा करते हैं? फेडरल फीचर की तरफ कि यूनिटरी फीचर की तरफ? सब्जेक्ट्स का जो क्लासिफिकेशन हो रखा है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो सब्जेक्ट लिस्ट जो हमने बना रखी है शेड्यूल 7 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं पूछ लेता हूं फिर से, उसके लिए ए और बी एक्टिवेट कर रहा हूं। जो हमारे पास में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ए स्टैंड्स फॉर फेडरल फीचर, बी स्टैंड्स फॉर यूनिटरी फीचर। बताइए क्या लगता है आपको? जो हमारे यहां पर सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन कर रखा है वो क्या है? कंफ्यूज, 50-50 बट गया है मतदान।
कुछ को लग रहा है कि सब्जेक्ट्स का बंटवारा होना फेडरल फीचर है और कुछ को लग रहा है यूनिटरी फीचर है। अब मैं इस डाउट को भी क्लियर यहीं पर कर देता हूं ताकि आपके मन में कोई भी प्रश्न ना बचे। दोबारा सुन लीजिए। भारत के संविधान के अंदर शेड्यूल नंबर 7 में विषयों का बंटवारा सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में हो रखा है। 100, 61, 52 हो रखा है। ठीक है, चूंकि तीनों के अलग अलग बटे हुए भाग हैं तो विषयों का बंटवारा होना, विषयों का बट जाना, विषय बट गए, बटना जो है ना डिफरेंट अलग अलग जगह पर, यह दर्शाता है कि हमारे यहां राज्यों को भी कुछ ना कुछ मिला हुआ है। यह हमारे संघीय स्वरूप को दर्शाता है, यानी कि यह दर्शाता है कि भाई हमारे यहां राज्य की भी इज्जत है। यानी राज्य होने का मतलब है, राज्य होने का मतलब है, अर्थात अगर आप पुलिस की बात करें तो आप केंद्र सरकार को बोल करके पुलिस को इंस्ट्रक्शंस नहीं दिलवा सकते। फिर आप पूछेंगे लेकिन सर मैंने तो कहीं पर यूनिटरी फीचर पढ़ा था, मुझे तो यह पता चला था कि ये यूनिटरी प्रकार का है। नहीं, आपने जो पढ़ा था वो गलत पढ़ा था या अलग पढ़ा था, आप भूल गए। क्या अलग पढ़ा था? यहां पर जो सेंटर लिस्ट के सब्जेक्ट है ना वो स्टेट से ज्यादा हैं। दोबारा सुनिए, यहां पर सेंटर के अंदर 100 सब्जेक्ट हैं, यहां 61 सब्जेक्ट हैं। यह दर्शाता है कि हम यूनिटरी बायस वाले फेडरल हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम यूनिटरी बायस वाले फेडरल हैं, यानी कि हमारे यहां पर केंद्र के पास ज्यादा ताकतें हैं। अब आ रही है थोड़ी बहुत समझ में? अगेन समझिए, जब आपको केंद्र यानी संसद पावरफुल होती दिखाई दे तो वो सारे की सारे फीचर एकात्मक फीचर में है। जिन जिन मुद्दों पर आपको लगे कि राज्य की भी थोड़ी बहुत वैल्यू है। अच्छा, भारत में हाई कोर्ट का प्रावधान है, इसका अर्थ है ए फेडरल, बी यूनिटरी। भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। ये क्या दर्शाता है? भारत फेडरल है, भारत यूनिटरी फीचर रखता है। बताइए। फिर से मैंने कहा राज्यों की इज्जत है। अगर ये शब्द याद है तो आप कर देंगे। आ गई बात समझ में? 70% बच्चों को ये बातें समझ में आ रही है। राज्यों की इज्जत है। राज्यों की इज्जत का मतलब भाई राज्य के पास अपनी हाई कोर्ट है, अपने मुद्दों पर वो अपने आप डिसीजन ले लेती है। जैसे कर्नाटक के अंदर इन दिनों अपने ही लेवल पर हिजाब का विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं गया, उसी के आधार पर पूरा कर्नाटक छोड़िए पूरा देश प्रभावित हो जाएगा। आज आप पूरे टाइम कर्नाटक कर्नाटक पढ़ रहे हैं। आज सुबह मैंने गैम्बलिंग वाले मुद्दे में कर्नाटक पढ़ाया है, हिजाब वाले विवाद में कर्नाटक चल रहा है। अल्टीमेटली कर्नाटक दिमाग में चल रहा है ना। कर्नाटक का विषय आया तब मैंने केरल हाईकोर्ट का मामला कोर्ट किया, तो केरल की इज्जत आई ना आपके दिमाग में, यार केरल में ऐसा होता है, दिमाग में बैठा। अच्छा बताइए, भारत में पंचायती चुनाव होते हैं, पंचायती राज के चुनाव होते हैं। पंचायती राज के चुनाव होना फेडरल कैरेक्टर है या यूनिटरी कैरेक्टर है? फिर से सवाल वही रहेगा, ए स्टैंड्स फॉर फेडरल, बी स्टैंड्स फॉर यूनिटरी। ठीक है, एट्टी 87% बच्चों ने सही जवाब दिया। रीजन, रीजन ये कि पंचायती राज जो चुनाव व्यवस्था है, पहली बात तो वो डिसेंट्रलाइज्ड होने की बात करती है, नंबर एक। नंबर दूसरा, ये स्टेट लिस्ट का विषय है। पंचायती राज जो है ये स्टेट लिस्ट का विषय है, राज्य सूची का विषय है। और जब ये राज्य सूची का विषय है तो इसका मतलब ये तो अच्छी बात हो गई। बोलिए, बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, भारत में केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। यह कैसा फीचर है? ए फेडरल, बी यूनिटरी।
तो उम्मीद है कि इस क्लास के लगभग 70% बच्चे इस चीज के साथ अलाइन हो चुके हैं, ये समझ में आने लग गया है कि फेडरल क्या है, यूनिटरी क्या है। अब जिनको नहीं समझ में आया उनको मतलब समझने के लिए फिर से अपने अंदर के जमे हुए जो जाले हैं दिमाग के वो मिटाने होंगे। कारण ये कि वो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अलग तरीके से कंसेप्ट सीखा हुआ है। देखिए क्या होता है जब आप किसी नए कंसेप्ट को नहीं सीख पा रहे हैं, नंबर एक, या तो आप पढ़ते समय वीडियो गेम खेल रहे हैं या कहीं और ध्यान है आपका, या दूसरा पॉइंट, आपने अपने ही कंसेप्ट बना रखे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं मेरे कंसेप्ट हटा के नए कंसेप्ट डाल कैसे लूं। बस इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अदरवाइज अब तक जिनको समझ में आना था आ लेता यार, कोई मतलब 5-7 बार पोल करा लिया मैंने अब तक। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम ये समझना चाह रहे हैं, केंद्र राज्य सूची समझ में आ गई, यूनिटरी फेडरल कैरेक्टर समझ में आ गया, है ना? तो हमने ये समझ, अच्छा फिर आप पूछेंगे कि सर देख करके तो ऐसा लग रहा है कि भारत में कभी तो फेडरल कैरेक्टर बढ़ जाता है, कभी यूनिटरी कैरेक्टर बढ़ जाता है। ओवरऑल आपका एनालिसिस क्या कहता है? ओवरऑल आपका एनालिसिस क्या कहता है? मतलब भारत में फेडरल कैरेक्टर्स ज्यादा हैं कि यूनिटरी कैरेक्टर्स ज्यादा हैं? ये सवाल ज्यादा अच्छा बना। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा कि देखो कभी ये लगता है आपको, कभी ये लगता है। इस स्थिति में भारत का निर्णय भारत सरकार नहीं कर सकती, आप और हम नहीं कर सकते। तो फिर कुछ विचारक हुए हैं जिन्होंने भारत के संविधान को पढ़ा है एज ए रिसर्च थीसिस। आप और हम अगर पढ़ते तो आप और हम पढ़ के केवल इतना ही कहते कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है। हम लोग अपने अपने हिसाब से निर्णय लेते। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरा तजुर्बा बताता हूं। अगर मैं आज आपसे ये पूछूं, देखिए ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आप में से कुछ लोग बोल देंगे कि भारत यूनिटरी ज्यादा है, कुछ लोग बोल देंगे भारत फेडरल ज्यादा है, कुछ लोग बोल देंगे कि नहीं नहीं भारत तो जो है दोनों के बीच में सामंजस्य है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि भारत में कौन सी चीज ज्यादा है? इसके बारे में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। भारत के लोकतंत्र के 3 पिलर बताए जाते हैं। 3 पिलर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। जुडिशियरी जिसके अंदर माई बाप सीजेआई है, एग्जीक्यूटिव जिसका माई बाप प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर है, और एल स्टैंड्स फॉर लेजिस्लेचर जिसके अंदर आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन है? तो तीसरा लेजिस्लेचर्स बोले तो यहां पर एमपी आते हैं, एमएलए आते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो अब सवाल यह बनता है कि साहब इधर की तरफ लेजिस्लेचर्स की बात हो रही है, इधर प्रेसिडेंट, असल में लेजिस्लेचर्स बोले तो संसद की बात हो रही है, यहां संसद से निकले हुए लोगों की बात हो रही है, और यहां पर जुडिशियरी की बात हो रही है। अब मैं आपसे ये पूछूं, हाँ कुछ बच्चों ने कहा 4 स्तंभ है सर, चौथा स्तंभ सोशल उसको बना दिया है, मीडिया को बना दिया, लेकिन इन जनरल जो बोल करके पुराने लोग चले गए, जब तक वो लोग थे तब तक मीडिया का रोल इतना नहीं होता था। अच्छा, अब मैं आपसे केवल ये पूछूं कि बताओ बड़ा कौन होता है? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ सीजेआई बड़ा होता है, या प्रधानमंत्री बड़ा होता है, या प्रेसिडेंट बड़ा होता है? समझ गए आप मेरी बात? या फिर संसद बड़ी होती है? मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया, बताओ कौन बड़ा होता है? ए सीजेआई, बी पीएम, सी प्रेसिडेंट, डी संसद। इन चारों में कौन सबसे बड़ा आदमी होता है, ये बताइए। बताइए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। भाई भारत में इन चारों में से कोई बड़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से बड़ा बता दिया। आप लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के आधार पर बड़ा बता दिया, क्योंकि इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है। भारत का आर्टिकल नंबर 50 कहता है, क्या कहता है?
दोनों के बीच में सामंजस्य होना जरूरी है। कौन दो के बीच में? लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच में। लेजिस्लेचर की ही तो काम करने वाली विंग एग्जीक्यूटिव है, यानी इन सब के अंदर सामंजस्य जरूरी है। तो फिर आप पूछेंगे कि अच्छा, तो एक बात बताइए सर, इनमें से कोई बड़ा नहीं है। तो हमें तो कई बार फीलिंग ये आती है कि जज साहब होना बहुत बड़ी बात है। ध्यान से सुनना, इसके बाद में फिर डिसाइड करना कि क्या बड़ा क्या छोटा। सर हमें तो कई बार लगता है जज साहब होना बहुत बड़ी बात है। हमने कहा क्यों भाई? क्योंकि भारत में कोई भी संसद बिल पास करे, जज साहब खट से रोक लगा देते हैं कि लीजिए। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर सर हमने कहा कि यार बात तो तुम भी सही कह रहे हो, संसद से चुन के तुमने लोगों से लोग भेजे, संसद ने चाहा तो उस पर रोक लगा, उसमें कोर्ट ने चाहा तो रोक लगा दिया, फिर तो सर कोर्ट बड़ी हुई ना। मैंने कहा हाँ आप तो ये सही कह रहे हो, कोर्ट बड़ी हुई। मैंने कहा बाय द वे, कोर्ट जब बड़ी हुई तो कोर्ट किसी भी चीज पर रोक लगा के कोई आदेश देती है। जैसे मान लीजिए भारत की संसद ने कोई बिल पास किया, लेजिस्लेचर्स ने कोई बिल पास किया, संसद ने उस पर रोक लगा दी, कहा कि ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, आर्टिकल 13 का प्रयोग करते हुए हम इसको रोक रहे हैं। ठीक है साहब, रोक दिया। जैसे रोका, हमारा मूड खराब, हमने कहा गजब है। संसद ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, सरकार इस कार्य की व्यवस्था करे। अब बारी थी एग्जीक्यूटिव की, और उसने कहा सुनो जज साहब, कुल मिलाकर 34 लोग बैठे हो आप, आज से हम आदेश दे रहे हैं अपनी पुलिस को, क्या आपके ऊपर से सुरक्षा हटा ले, मस्त रहिए, अब आप जाइए, देते रहिए कमरे में माय लॉर्ड, आदेश पर आदेश, ऑर्डर 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 करते रहिए। अभी बोल रहे हैं अपनी पुलिस को कि भैया कहीं देश में कोई और जरूरी काम आ गया है, वहां पहुंचिए। संसद के अंदर आपकी तनख्वाह ही तो डिस्कस नहीं हो सकती। संसद में केवल आपकी जो तनख्वाह है वही तो डिस्कस नहीं हो सकती। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? कोर्ट के अंदर क्या बोला गया? कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं सर इको की प्रॉब्लम आ रही है, आवाज इको कर रही है। प्रॉब्लम ही बहुत तरह की आती है। फिर से बताइए, क्या सब कुछ सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा है भाई? अगर सुनाई दिखाई पड़ रहा हो तो ट्रू करिए। देखिए 2-5% लोगों को दिक्कत रहती ही है। मैं उनकी सहूलियत के लिए एटमैक्स रिफ्रेश कर सकता हूं, थोड़ा और टाइम खराब कर सकता हूं। लीजिए, ठीक है, चलिए। तो अब क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनिए। तो कहने का मतलब यह हुआ जनाब कि सर हमने कोर्ट के कर्मचारियों की सुरक्षा हटा दी। सुरक्षा हटा दी, बोले सर ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं था कि सुरक्षा दी जाएगी। बोले हटा दी ना जो हमारे पास थी, अब करिए आप ऑर्डर ऑर्डर। सारे आतंकवादी आपको पकड़ लेंगे कि आप ही ने हमको फांसी के फंदे तक पहुंचाया था, आइए आप बाहर आप। तो या सर इसके हिसाब से तो फिर प्रधानमंत्री बड़ी चीज हुई। मैंने कहा हाँ ये बात तो तुम भी सही कह रहे हो। मैंने कहा प्रधानमंत्री बड़ी चीज हुई। मैंने कहा बेटा एक बार की बात है, इंदिरा गांधी जैसा सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जिन्हें काउंट करते हैं लोग, उन तक को कोर्ट ने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। और सुप्रीम कोर्ट नहीं थी वो, हाई कोर्ट थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसने कहा आप सांसद ही नहीं बची, हटिए। हेलो सर, फिर तो सर हाई कोर्ट बड़ी हुई। मैंने कहा अच्छा ये बात भी सही कह रहे हो। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा भी नहीं है। इन सबको ताकत किसने दी? बोले किसको ताकत दी? हमने कहा सुप्रीम कोर्ट आपको फैसला सुना रही है, प्रधानमंत्री बन के काम कर रहा है। बोले सर संविधान ने दी। हमने कहा संविधान बनाया किसने? बोले सर संसद ने बनाया। तो हमने कहा बताओ फिर बड़ा कौन हुआ? तो सर संसद बड़ी हुई। कहने का मतलब समझ में आ गया? इन तीनों के बीच में आप अंतर ढूंढ ही नहीं सकते। जैसे इन तीनों में अंतर नहीं ढूंढ सकते, ऐसे ही आप फेडरल और यूनिटरी में अंतर नहीं ढूंढ सकते। कई जगह आपको लगेगा, जैसे मैं आपसे पूछूं, आपकी पर्सनल विश पूछूं कि बताइए आप में से कितने लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं? ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, कितने लोग एसपी बनना चाहते हैं? दो ऑप्शन हो गए, एक कलेक्टर हुआ और एक एसपी। जिले के अंदर ये दो सबसे प्रभावशाली लोग होते हैं, कलेक्टर बनना और एसपी बनना। ठीक है, आप में से आंसर सबके बटे हुए आएंगे, लोग पोल करा लेता हूं। बताइए कितने लोग क्या बनना चाहते हैं? कलेक्टर वाले ए दबाएं, बी एसपी वाले दबाएं।
ठीक है, कईयों ने पुलिस को प्राथमिकता दी, कईयों ने कलेक्टर को प्राथमिकता दी। ऐसा क्यों हुआ साहब? आपको पता है ना कि एसपी अगर गोली भी चलाएगा तो उसको कलेक्टर से पूछ के चलानी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एसपी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर बड़ी चीज है। जब आप जैसे लोगों की नजर में पुलिस इतनी बड़ी चीज है, और वो पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची का विषय पावरफुल होना फेडरल कलेक्टर को दर्शाता है। पुलिस का जो फीचर है वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के विषय का होना फेडरल कलेक्टर को दिखाता है। तो आपके अकॉर्डिंग तो फेडरल कलेक्टर ज्यादा मजबूत हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह पाते कौन सी चीज ज्यादा है, इसलिए आप कई विचारकों की बातें सुनते हैं। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हो तो एक नाम सुनते हैं, आइवर जेनिंग्स। आप लोग अगर नाम सुनते हैं तो नाम सुनते हैं आइवर जेनिंग्स का। और भी किसी का नाम याद है जो कि संविधान के अंदर विचारकों के अंदर नाम सुनते हो? कुछ लोगों के नाम केसी व्हीलर का, बहुत बढ़िया। ऑस्टिन का। ये लोग कौन हैं? इसीलिए आज के बाद जब आप पढ़ोगे ना तो इन लोगों को भी इज्जत से पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के संविधान का अध्ययन किया अलग तरीके से बैठकर। ये इंडिया के लोग नहीं हैं, मतलब इनके लिए राज्य बड़ा हो या केंद्र बड़ा हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विदेशी लोग हैं, देश के नागरिक नहीं हैं। ये बैठ करके हमारे यहां के संविधान का इस तरह से अध्ययन किए जैसे आप बैठ करके इजराइल का संविधान पढ़ रहे हो। फिर इन्होंने कंक्लूड करके बताया, क्या बताया? कि भारत के संविधान में फेडरल कैरेक्टर ज्यादा है या यूनिटरी कैरेक्टर ज्यादा है। इसलिए भारत के कैरेक्टर के बारे में एक शब्द बड़ा फेमस है कि भारत एक क्वाजी फेडरल व्यवस्था है। भारत एक क्वाजी फेडरल व्यवस्था है। मतलब ना तो ये पूरी तरह से संघीय है, ना ये पूरी तरह से यूनिटरी है। इसमें दोनों के फीचर समाहित हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। ये किसने कहा? केसी वियर के द्वारा यह बात कही गई है। अर्थ समझ में आया? थिंकर्स हमारे बारे में क्या कमेंट करते हैं वो मैटर करता है। इसलिए कई बार स्टेटमेंट में लिखा आ जाता है पेपर के अंदर, इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल कंट्री। एक्सप्लेन। तो अब आप लोगों को उस आधार पर आंसर करना होता है। अर्ध संघीय व्यवस्था। फिर एक जगह यूज किया जाता है कि भारत में सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यह भी एक बहुत जबरदस्त शब्द निकल करके आया। ध्यान से सुनिएगा। जब आप लोग फेडरलिज्म और ये सब समझने लग जाते हैं तो फिर एक शब्द निकल करके आता है और उसका नाम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और उसमें शब्द निकल के आता है कि भाई एक बात बताइए, इसका मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब कहने का अर्थ यह है कि भारत के अंदर जो भी संघ के अंदर रहने वाले लोग बाग हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। यह शब्द जब नीति आयोग बना उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में आया, क्योंकि नीति आयोग ने कहा कि हम संघवाद को कॉम्पिटिटिव संघवाद नहीं बनाएंगे। कॉम्पिटिटिव का मतलब राज्य आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं करेंगे।
हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम राज्य ही आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, और नीति आयोग का गठन हो या जीएसटी काउंसिल का गठन हो, उसमें राज्यों की भूमिका को महत्व दिया जाना भारत के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का दर्शाता है। जीएसटी काउंसिल के अंदर 2/3 बहुमत से निर्णय का लिया जाना यह दिखाता है कि राज्य जब एक हो जाए तो निर्णय को बदलवा सकते हैं। सरिता लिखती हैं, अगर ऑप्शन में मिले तो संघ ही सही होगा ना। बेटा, ऑप्शन में कभी ये दिया ही नहीं जा सकता, ये रिसर्च की बात है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि धरती पर पहले मुर्गी आई या अंडा आया, ये कर ही नहीं सकता। मतलब कोई इस बारे में कह ही नहीं सकता कमेंट करके, अगर वो कह देता है कि भारत एक संघ है, तो वो कहीं ना कहीं उसने संविधान के बारे में कुछ ना कुछ गलत पढ़ लिया है, मतलब उसे अच्छे से नहीं पता। पीटी जैसे एग्जाम में बेटा ये चीज नहीं पूछी जाती, वहां पे ये पूछा जाता है कि बताइए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, भारत के संविधान को क्वाजी फेडरल किसने कहा। इसीलिए जब आप पढ़ते हैं किताब तो उसमें अंतिम वाले पेज पर लिखा जाता है कि इन इन थिंकर्स का ये मत है। फिर पूछा जाता है बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में इस भारत को लेकर के क्या मत है, बी आर अम्बेडकर के हिसाब से संविधान की आत्मा किसको माना गया है ना, फलाने के हिसाब से किसको संविधान की आत्मा माना गया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से संघवाद की व्याख्या होती है। उम्मीद है कि आप लोग इस फीचर को समझने का प्रयास कर रहे हो। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप चल रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझने में आ रही हूं। मैंने कल आपको रेलवे का फीचर समझा दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि अभी मैंने आपको 365 और 356 के बारे में बता दिया, मैंने कोऑपरेटिव संघवाद के बारे में बता दिया, मैंने आप लोगों को रिसेंटली क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बता दिया था कि यदि राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार की दिक्कतें हों तो इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण आर्टिकल 263 के तहत किया जाता है, पानी के संबंधित दिक्कत हो तो आर्टिकल 262 के तहत किया जाता है। मैंने ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आपसे जिक्र कर लिया, मैंने कल आपसे स्टेट पीसीएस के बारे में जिक्र कर लिया, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी के बारे में जिक्र कर लिया, इमरजेंसी के बारे में जिक्र कर लिया, क्योंकि रिसेंटली मैंने क्वेश्चन आंसर में आपको इमरजेंसी की बातें कही हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में जितने भी प्रकार के प्रावधान हो सकते हैं उन सब का जिक्र आपके सेशन के अंदर कर लिया है। निश्चित ही आपको आज के सेशन से केंद्रीय और राज्य के संबंधों को समझने में बड़ी सुविधा मिलेगी। अगर समय निकाल सको तो एक बार के लिए एम लक्ष्मीकांत में से इस चैप्टर को पढ़ लेना, ठीक है? मतलब ये कोशिश की है मैंने आप लोगों को समझाने की, क्या पता आप लोग इस काम को कर पाए, ठीक है? कल हम फाइनेंशियल रिलेशंस पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद वाले लेक्चर में आपको सहकारी सहकारिता आयोग, पुंसी कमीशन, इनकी रिकमेंडेशंस पढ़ाएंगे कि ये क्या कहते हैं, मतलब भारत के संविधान को लेकर के, ठीक है? आप सबने इंटरेस्ट शो किया पूरी तरह से, इतने बोरिंग चैप्टर में भी आप लोगों ने अपना मतलब इंटरेस्ट बना के रखा, ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, मुझे भी इससे काफी मोटिवेशन मिला। सो नाइस ऑफ यू। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अंकित 10 रेफरल कोड पर 20% डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी पर टिल 19th of Feb, अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? कोई सी भी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लें, 20% का डिस्काउंट फिलहाल मिल रहा है। किसी भी प्रकार की और तकनीकी सहायता के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनअकैडमी पर लोन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर इजी ईएमआई ऑप्शंस 0% इंटरेस्ट रेट के साथ लोन दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, फिर कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू।